हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अब तक आपने देखा कि हमने आर सॉफ्टवेयर के बारे में भिन्न भिन्न जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बात करी है। आज हम इस लेक्चर में और जो हमारा अगला लेक्चर है उसमें आर सॉफ्टवेयर से संबंधित जो हमारे छोटे छोटे कमांड्स होते हैं, छोटे छोटे कार्य करने के लिए जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये कमांड बहुत ही माइनर एलिमेंट्री होते हैं, लेकिन उनका जानना बहुत आवश्यक है। हम जब भी कभी कार्य करते हैं तो हमको उनकी आवश्यकता पड़ती है। कहीं कहीं पर हमारा जो आर सॉफ्टवेयर का आउटपुट आता है वो ऐसा होता है कि जो मुझको पहली बार में समझ में नहीं आता है, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि उसमें से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे एक बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं आर सॉफ्टवेयर के, उनको मैंने यहाँ पे एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करी है। उसमें से कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा और कुछ मैं इसके आगे जो लेक्चर है उसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे उदाहरण के लिए आप आर प्रोग्रामिंग में, आर कंसोल में आप काम कर रहे हैं और आप अपनी इस विंडो को साफ़ करना चाहते हैं। उसमें बहुत सारा आपने टाइप कर दिया है। तो जैसा आपने देखा कि कई बार मैंने आपको बताया है कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम कंट्रोल एल दबाते हैं और उससे हमारा स्क्रीन साफ़ हो जाता है। तो उसी तरह से मिलते जुलते हमारे पास कुछ और कमांड्स भी होते हैं जिनके बारे में हम उनकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम इन छोटे छोटे कमांड्स की बात करते हैं। हम उनको आपको स्क्रीन पे करके दिखाएंगे और साथ ही हम उनको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसमें से कुछ आउटपुट ऐसे हो सकते हैं जो आप जब स्वयं करने की कोशिश करें तो उससे मैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो कमांड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनका जो आउटकम आया है लैपटॉप का है, मेरे कंप्यूटर से है। मैंने वहाँ पे जो फाइल्स अपलोड करी हुई हैं वो उनके बारे में है, लेकिन ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर में वो वाली फाइल्स नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपका आउटकम उससे अलग आए। इससे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जो उस कार्य को करने के लिए कमांड है वो आपको यहाँ पे सीखना है। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इन छोटे छोटे कमांड्स को सीखने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहला कमांड लेते हैं कि हम जब भी आर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल हैं। देखिए, जब भी हम कभी आर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, हमारी एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हमारी फाइल्स, डेटा सेट, प्रोग्राम्स इत्यादि सेव होते हैं। अब अगर हमको यह बात को पता करना है कि हमारी डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल हैं, तो जैसे कोई अगर डॉस पे काम करता है तो हम वहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं dir। उसी तरीके से आर सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके कंटेंट्स को देखने के लिए हमारे पास कमांड होता है ls, और हम टाइप करते हैं ls और उसके साथ में पैरेंथेसिस। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जब मैंने ls और इस पैरेंथेसिस कमांड को मैंने अपने कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट किया तो ये हमारा वहाँ पे स्क्रीनशॉट आई। ये हमको ये बता रहा है कि उसके अंदर हमारे पास एक कॉर बूट नाम का प्रोग्राम है, एक कॉर पावर अंडरस्कोर टेम्परेचर नाम का एक प्रोग्राम है इत्यादि। लेकिन ये हमारी जो हमारा लैपटॉप है ये उसके अंदर है। जब आप इसको करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ और दिखाई देगा। तो चलिए हम आपको सबसे पहले इसी ऑपरेशन को अपने इस कंप्यूटर में करके दिखा देते हैं कि ये आपको क्या दिखाता है। तो देखिए, जब हम अपने आर कंसोल में आते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं ls और ये पैरेंथेसिस, तो देखिए ये मुझको कुछ ऐसा यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे इसके पास हमारे पास कुछ एक डेटा फाइल है, बैक्टीरिया, देन ctl, cv boot इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ से हमको इस अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के जो कंटेंट्स हैं वो मालूम पड़ जाते हैं। अब हम चलिए कुछ आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास आगे का सवाल आता है कि जैसे ही हम आर सॉफ्टवेयर में काम करने आते हैं
हमारी इच्छा ये होती है कि मुझको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वहीं पर हमारी सारी फाइल्स, प्रोग्राम इत्यादि सेव होंगे और वहीं पे हमारा उसका आउटकम भी आएगा। तो अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को देखने के लिए हमारा कमांड होता है गेट wd। इसका मतलब है गेट वर्किंग डायरेक्टरी और साथ में पैरेंथेसिस। तो जब हम ऐसा अपने आर कंसोल पे करने की कोशिश करेंगे, जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे गेट wd और पैरेंथेसिस, तो ये मुझको दे रहा है कि C:\users\shalom/documents, अर्थात ये हमारा एड्रेस है जहाँ पर हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। अब डेफिनेटली जब आप इसको अपने कंप्यूटर पे करने की कोशिश करोगे तो ये कुछ और आएगा, और उसी तरीके से हम जब इसको इस कंप्यूटर पे जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे करूँगा तो कुछ और आएगा। लेकिन उसको आपको दिखाने के पहले हम आपको ये भी बता दें कि सपोज़ आप इस वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो आपकी फाइल्स हैं, इनपुट हैं, आउटपुट है इत्यादि है, वो सब एक और कोई डायरेक्टरी है जो आपने तैयार करके रखी है उसके अंदर होना चाहिए। तो अपनी इस वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए हमारे पास कमांड होता है सेट wd। सेट wd का मतलब होता है सेट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है जिसका नाम है आर कोर्स, और इस आर कोर्स की डायरेक्टरी को मैंने सी ड्राइव पर कॉपी कर दिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ये आर कोर्स फोल्डर हो जाए, जहाँ पर मैं अपने इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा इत्यादि को सब कुछ वहाँ पे हैंडल करता रहूँ। उसके लिए हमको देना पड़ेगा कमांड सेट wd और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में C:\r कोर्स, और उसके बाद हम जब अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को देखेंगे और अगर हम टाइप करेंगे गेट wd पैरेंथेसिस में तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा C:\r कोर्स। अब आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टरी हमारी बदल गई है, और इसी को आप अगर यहाँ पे देखेंगे इसके स्क्रीनशॉट में, तो सबसे पहले जब मैंने गेट wd किया तो उसने मुझे ये वाली डायरेक्टरी दिखाई C:\users\shalom/documents, और उसके बाद मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को बदल दिया और मैंने C:\r कोर्स कर दिया। उसके बाद जब मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को देखा तो उसमें दिखा दिया C:\r कोर्स। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर दिया हुआ है ये इसका पाथ है, ये इसका रास्ता है कि जहाँ से कंप्यूटर को उस वर्किंग डायरेक्टरी तक पहुँचना है। ये पाथ देने का जो कमांड होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग होता है, जैसे कि यूनिक्स या मैकिन्टॉश में ये अलग होता है। तो यहाँ पे आपको जो भी उस करंट प्लेटफॉर्म का जो भी नियम है उसका पालन करते हुए आपको वहाँ पे पाथ देना है, और जब आप ऐसा दोगे तो आपको वहाँ पे सही कमांड मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आपको पहले इसी चीज़ को हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं कि कैसे काम बनेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया गेट wd, देखिए इसने मुझे दे दिया C:\users/studio3/document। सो ये क्या एड्रेस है? ये एड्रेस हमारे अभी के कंप्यूटर का जहाँ पर मैं इस कोर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब इसी में अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने पहले से C: पर मैंने एक आर कोर्स नाम की डायरेक्टरी को क्रिएट कर दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेट wd करेंगे C:\r कोर्स, आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर कोई मिस्टेक नहीं आई है, कोई गलती नहीं आई, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब यहाँ पे अपना गेट wd करेंगे, अर्थात आप अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को देखना चाहेंगे, तो अब ये आपको देगी C:\r कोर्स। अब आपने देखा कि आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो चेंज हो गई है। अब हम इसमें से जो भी ऑपरेशन करेंगे, हमारे इनपुट, आउटपुट सब कुछ हमारा इसी डायरेक्टरी के अंदर सेव होता रहेगा। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत छोटा सा कमांड बताना चाहूँगा।
जब भी कभी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं, कभी कभी उस प्रोग्राम को रन करने में थोड़ा समय लगता है, या अगर हम कोई कंप्यूटेशन कर रहे हैं, इटरेशन कर रहे हैं, तो कुछ समय तक हमारा प्रोग्राम काम करता रहता है। अब सोचिए कि अगर आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया और प्रोग्राम काम कर रहा है और उसी बीच में आपको लगा कि नहीं, इस प्रोग्राम को यहाँ पे रोक देना चाहिए। हो सकता है कोई आपसे गलती हो गई हो, या कुछ आपने गलत कमांड दे दिया हो इत्यादि, कुछ बहुत से कारण हो सकते हैं। तो उस चलते हुए प्रोग्राम को बीच में रोकने के लिए हमारा जो तरीका होता है बहुत आसान है। सिंपली जो आपके कीबोर्ड पर एस्केप की है, आप उसको दबा दीजिए। जैसे ही आप एस्केप की दबाएंगे, वो आपका प्रोग्राम अपने आप से समाप्त हो जाएगा और आप फिर से जो आर का जो प्रॉम्प्ट है वहाँ पर आप लौट आएंगे। उसके बाद में एक छोटा सा कार्य और है जिसके बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं और इसके बारे में आपको मालूम भी है, लेकिन अब सारे कमांड को जब हम एक साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको भला क्यों छोड़ दिया जाए। अगर आप अपने आर कंसोल पर काम कर रहे हैं, आप अपनी ग्राफिक के यूज़र इंटरफेस विंडो पर काम कर रहे हैं और आपने वहाँ पे बहुत कुछ टाइप कर दिया है और आप स्क्रीन को साफ़ करना चाहते हैं, तो अपनी स्क्रीन के कंटेंट्स को साफ़ करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल की और एल की। जो आपका कीबोर्ड पे एल की होती है वो आपको एक साथ दबाना है दोनों को। जैसे ही आप कंट्रोल और कंट्रोल एल की दबाएंगे, आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम आपको इसको करके दिखाते हैं ये कैसे होगा। ऑल्दो हम इसको बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। देखिए हमने दबाया कंट्रोल एल और देखिए ये हमारी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब अगर हम यहाँ पे अगर मान ली हमने कई बार एंटर किया है और अपने प्रॉम्प्ट को अगर हम ख़त्म करके अपने कंट्रोल को पहली लाइन पे लाना चाहते हैं, तो भी हम यहाँ दबा देंगे कंट्रोल एल और देखिए ये हमारा कंट्रोल पहली लाइन पर आ गया। तो ये देखिए बहुत छोटे छोटे से ऑपरेशन हैं, लेकिन आर में प्रोग्रामिंग करने के लिए इनकी बीच बीच में बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद हम आपको एक और ऑपरेशन बताना चाहेंगे। जब भी कभी हम आर प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो बहुत बार हमको उसमें से किसी सहायता की ज़रूरत होती है, और सहायता के लिए हम लोगों ने बहुत सारे तरीके पहले भी देखे हुए हैं। और मैंने आपको एक बताया था कि आप कोई भी वेब सर्च इंजन में जा सकते हैं, वहाँ पे आर कमांड को टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप कहिए कि हम गूगल पे चले जाते हैं और वहाँ पे जा कर के किसी वर्ड को टाइप करते हैं और उसके द्वारा मुझको बहुत सारी वेबसाइट्स पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसी तरीके से आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी आर सॉफ्टवेयर से संबंधित सवालों को का जवाब ढूंढने के लिए एक इंटरनल कमांड है, उसको हम कहते हैं आर साइट सर्च। अब ये जो कमांड है इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए ये जो आर और ये एस दोनों कैपिटल लेटर में है, फिर आई टी ई स्मॉल लेटर में है, और फिर से ये जो सर्च में है एस ये कैपिटल लेटर में है, और ये ई ए आर सी एच ये आपका लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में है। तो आपको इसको ऐसे ही टाइप करना है आर कंसोल पर, तभी काम करेगा ये। और यह क्या करता है कि जब भी आप इस कमांड को यूज़ करेंगे, देन आपको पैरेंथेसिस में उस वर्ड को देना है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। तो ये जो कमांड है ये आपको ये वाली वेबसाइट है जो search.r-project.org, ये वहाँ पर ले जाता है और वहाँ से आपको उस वर्ड के बारे में सर्च करके जो रिजल्ट्स होते हैं दिखा देता है। तो इसमें और अगर हम कोई वेब सर्च इंजन लाइक एज गूगल की बात करते हैं तो यही अंतर है कि गूगल के केस में वो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स को ढूंढेगा और यहाँ पे खाली ये एक ही वेबसाइट को ढूंढेगा। लेकिन ये जो वेबसाइट है ये आर सॉफ्टवेयर की ही साइट है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि हमको मोड के बारे में पता करना है, MODE, तो हम यहाँ क्या टाइप करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल एस, स्मॉल लेटर्स में ITE और दैट कैपिटल एस, और स्मॉल लेटर्स में EARCH। हम यहाँ टाइप करेंगे आर साइट सर्च और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में दे देंगे मोड। और उसके बाद जब हम आर कंसोल में इसको टाइप करके एंटर करेंगे तो देखिए हमारा कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट आएगा, अ सर्च क्वेरी हैज़ बीन सबमिटेड टू दिस साइट, द रिजल्ट पेज शुड ओपन इन योर ब्राउज़र शॉर्टली। अर्थात
ये यहाँ से कंट्रोल उठ करके अपने आप से जो आपका ब्राउज़र है, यहाँ से आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो पेज अपने आप से खुल जाएगा और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाई दे पड़ेगा। ये उसका स्क्रीनशॉट है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारी साइट है, ये हमारी search.r-project.org है, और आपने चूँकि मोड के बारे में दिया, देखिए ये मोड, ये मोड, ये मोड इत्यादि, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें से आप इन लिंक्स को क्लिक करके आप इनको पढ़ सकते हैं और इनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये सबसे पहले करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे कार्य करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने इस कमांड को टाइप कर दिया और देखिए जैसे ही मैंने टाइप किया ये हमारा एक होम पेज खुल गया, और देखिए ऐसा पेज ये खुल करके आ गया जहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है मोड इत्यादि। अब इसमें से आप बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, आप इसमें से उसको खोल करके पढ़ सकते हैं और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको यहाँ से ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम आपको एक बहुत छोटी सी बात बताने जा रहे हैं, लेकिन ये बात ऐसी है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है। आपको शायद समझने के बाद में ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन मुझको लगता है कि शायद आपको ये इन्फॉर्म करना बहुत आवश्यक है कि क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, फिर हम आपको समस्या बताते हैं क्या है, और फिर उसका उत्तर क्या होगा ये भी बताएंगे। मान लीजिए हमने 1 से लेकर के 200 तक के नंबर्स को लिया। इसका हमारा कमांड होता है, अगर हम लिख देंगे 1:200 तो हमारे पास 1 से 200 तक के नंबर आ जाएंगे। जैसे मैंने इन नंबर्स को मैंने एक्स में के अंदर स्टोर कर दिया। अब देखेंगे ये 1 2 3 अप टू हियर 200, यहाँ तक ये 200 तक के नंबर आ गए। अब आप इन नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 अप टू हियर 18, और अगला नंबर है 19। लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, देखिए यहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये 1 19 37 ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये जो नंबर एक्चुअली में है ये आपको बताते हैं कि उस लाइन पर जो पहला नंबर है उसका इंडेक्स क्या है। जैसे आप अगर चलिए 1 2 3 4 5 अप टू हियर 16 17 18। अब यहाँ पे देखिए जो अगला नंबर आ रहा है ये कौन सा नंबर है? 19वां। तो ये जो 19वां है ये यहाँ पर दिया हुआ है, और 19वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि मैंने 1 से 200 तक के सारे नंबर लिए हुए हैं, इसलिए आपको 19वां और 19 में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको आर कंसोल में करके दिखाऊंगा। उसी तरीके से अब आप अगर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास 145 लिखा हुआ है, 145। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट में देखेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 145। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर जो हमारा पहला नंबर है उसका इंडेक्स है 145। अब दूसरी बात, ये जो हमारी आर कंसोल की विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। और अगर इस विड्थ को अगर हम कम कर देते हैं, सपोज मैंने उसको यहाँ पर रोक दिया, यहाँ तक मैं ले आया, तो अब देखिए क्या होगा। 1 से 10 तक के नंबर तो आ गए, अब जो 11वां नंबर होगा ये आपका अगली लाइन पर आएगा। तो आपका जो इंडेक्स होगा वो आपका यहाँ पे 19 की जगह 11 हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम इसको 10 पर ब्रेक कर देते हैं तो आप देखेंगे वही नंबर हमारे हैं 1 से लेकर के 200 तक के। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पहले कॉलम में नंबर्स आ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, ये सिर्फ डिफरेंट है, अलग है। ये हमारा 1 2 3 4 अप टू है 10, उसके बाद आ गया 11, और 11वें की जो पोजीशन है वो हमारी इस ब्रैकेट के अंदर दी हुई है कि ये हमारी 11th पोजीशन है। यही कार्य आपको जरा हम आर कंसोल में करके दिखाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, 1 से 100 तक मान लीजिए। अब आप देखेंगे कि x हमारा
यहाँ से आ गया, राइट। अब आप देखिए यहाँ से 1 से 10 तक हमारे नंबर हो गए और ये 11वां नंबर हमारा ये 11वीं लोकेशन पर आ गया। तो इस नंबर, ये जो 11 नंबर का जो इंडेक्स है इस दूसरी लाइन पर, ये जो ब्रैकेट में 11 दिया हुआ है यहाँ से दिखाई पड़ता है। अब हम एक काम करते हैं, इसकी ज़रा हम विड्थ कम कर देते हैं और फिर से ज़रा हम x को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो अब आप देखेंगे चूँकि मैंने विड्थ कम कर दी है, अब यहाँ पे खाली 1 2 3 4 नंबर आ रहे हैं और 5वां नंबर हमारा अगली लाइन पे आ रहा है। तो ये जो 5वां नंबर है इसकी हमारी लोकेशन यहाँ से डिफाइन करी जाती है कि अगर हम कहें कि ये हमारा 5वीं लाइन पे जो हमारा पहला नंबर है उसका इंडेक्स क्या है, तो यह इस ब्रैकेट के द्वारा दी गया है 17। आगे के इंडेक्स हम उससे काउंट कर सकते हैं, ये 17 तो ये 18वां इंडेक्स, ये 19वां इंडेक्स और ये 20वां इंडेक्स। ओके, अब हम एक काम करते हैं, ज़रा सा इन नंबर्स को हम बदल देते हैं। जैसा मैं ले लेता हूँ, x को मैंने ले लिया 101 से लेकर के 150 तक। अब आप देखिए कि हमारी एक रो में कितने नंबर हैं, 101, 102 और ये है 110। अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास 10 नंबर हो गए और 11वां नंबर हमारे क्या है, 111। तो ये जो 11वां है ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरी लाइन में जो 11वां नंबर है वो है 111। दूसरा नंबर ये जो दिया हुआ है इसकी लोकेशन है 12वें नंबर पर है 112, 13वें नंबर पर है 113 इत्यादि करके, 20वें नंबर पर है 120 और 21वें नंबर पर हमारा आ गया 121। और इसी विड्थ को अगर हम मान लीजिए कम कर देते हैं तो आप देखेंगे कि अगर हम x को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, देखिए इसकी विड्थ बदल गई। जो यहाँ पे आपका 1 और 11 और 21 आ रहा था, अभी आपका 1, 6 और 11 आ रहा है। क्यों? 1 से लेकर के 101, 102, 103, 104, 105 और 106 जो नंबर आ रहा है ये हमारा दूसरी लाइन में छठा नंबर है। ये इसका हमारा मतलब होता है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये वाला कन्फ्यूजन नहीं होगा और हम अगले अपने जो बाकी कमांड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक मैं आपको छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ कि जब भी कभी हम आर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हम अपने कुछ जो पैकेजेस हैं उनको हम लाइब्रेरी कमांड के द्वारा लोड करते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि बीच में आपको काम करते समय अपने कंप्यूटर को बंद करना पड़ गया या आपको अपने आर सॉफ्टवेयर से बाहर आना पड़ गया और थोड़ी देर बाद आप जब आर सॉफ्टवेयर को फिर से स्टार्ट करते हैं या आप अपने कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि जो मैंने पहले अपनी लाइब्रेरीज लोड करी थी वही वहाँ पर होंगी और आप आकर के उन्हीं कमांड्स को फिर से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता है। उसके पीछे कारण ये है कि जब भी कभी आप अपना आर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे तो आपको अपनी सारी लाइब्रेरीज को फिर से लोड करना पड़ेगा। जो आपने लाइब्रेरीज पहले लोड करी थी और जब आपने आर सॉफ्टवेयर से क्विट किया देन वो अपने आप से अनलोड हो गई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो आपने लाइब्रेरी एक बार लोड कर दी वो हरदम के लिए लोड रहेगी। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरीके से एक छोटा सा और सुझाव है कि आर सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे बहुत बार हमारे नंबर ऐसे लिखे होते हैं 5.2345E+7। अब सवाल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 5.2345 इंटू दैट इज मल्टीप्लिकेशन 10 raised to the power of 7। तो ये जो E+7 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन इंटू दैट इज 10 की पावर ऑफ 7। और उसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 5.2345E-7, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर ऑफ -7। तो ये नंबर क्या बन जाएगा हमारा 5.2345 इंटू 10 पावर ऑफ -7।
कभी कभी लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी को ई लगता है कि एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा है या किसी और चीज़ की बात कर रहा है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंफ्यूज मत होइए, और इसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है 10 की जो भी पावर होती है उसके टर्म्स में आपको इस नंबर को लिखना है। अब इसके बाद में एक और चीज़, हम जब भी कभी अपने आर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, और उन वेरिएबल्स के अंदर हम अपनी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, डेटा हैं, उनको हम डिफाइन करते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग में एक ही अच्छी आदत होती है कि जब हम अपना काम कर चुके उसके बाद में हमको उन वेरिएबल को वहाँ से हटा देना चाहिए। क्यों? जैसे कि अगर हम कहें कि आज अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ एक वेरिएबल लिया है हाइट, और इसके अंदर मैंने कुछ अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ स्टोर कर दी हैं। अब मैं बाद में आता हूँ और मान लीजिए कि ये बात मेरे दिमाग से निकल जाती है और हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ आती हैं, और मैंने फिर से उनको हाइट नाम के वेरिएबल के अंदर फिर से स्टोर कर दिया। अब जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो ये जो पहले वाला हाइट है ये अपने आप से ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला हाइट इसको ओवरराइड कर देगा। और ओवरराइड करने के पहले ये मुझे कोई वार्निंग भी नहीं देता है कि मैं इस वेरिएबल को ओवरराइड करने जा रहा हूँ। अब इसमें से समस्या क्या आएगी कि पहले वाला आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो सब अपने आप से ख़त्म हो जाएंगी, और उससे बड़ी समस्या ये है कि आपको शायद खुद भी ना पता हो कि पहले वाली वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, आपके दिमाग में है शायद पहले वाली वैल्यूज़ हैं और नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह के जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं उसके लिए एक आसान तरीका ये होता है कि अगर हम किसी वेरिएबल को आज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको जब हम काम ख़त्म हो जाए तो उसको मुझे हटा देना चाहिए, और उसके बाद में नया वेरिएबल डिफ़ाइन करना चाहिए, सो दैट कि मुझे मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि इन वेरिएबल को कैसे हटाया जाए। उसके लिए हमारा कमांड होता है RM, मतलब रिमूव, और पैरेंथेसिस लिख करके हम यहाँ पर इसका जिस वेरिएबल को हम हटाना चाहते हैं हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर मुझको कोई एक ही वेरिएबल हटाना है तो हम कह देंगे उसका नाम सपोज अगर है x, तो हम कह देंगे RM x पैरेंथेसिस में लिख देंगे। और अगर हम उसको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हटाना है तो मैं उन सारे वेरिएबल्स को कॉमा के साथ में लिखते हुए RM कमांड का इस्तेमाल कर लेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। तो जैसे अगर हम लिख दें RM और पैरेंथेसिस में x, y, z, तो ये हमारे तीनों के वेरिएबल्स को एक साथ हटा देगा। तो चलिए पहले मैं आपको इन चीज़ों को R कंसोल में करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ x = 1, y = 2 दूसरा, और एक और वेरिएबल लेता हूँ z = 3। अब आप अगर देखेंगे x की वैल्यू आ गई 1। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैंने कर दिया RMX। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे x, तो ये हमसे कहेगा ऑब्जेक्ट x नॉट फाउंड, अर्थात कि मैंने इस x वेरिएबल को हटा दिया है। अब लेकिन आप देखिएगा कि y और z यहाँ पर पहले से हैं। अब अगर दोनों को मुझे एक साथ हटाना है तो हम लिख सकते हैं RMY, z और इंटर करेंगे। उसके बाद जब आप कहोगे y तो कहेगा y यहाँ पे नहीं है, जब आप कहोगे z कहेगा z भी नहीं है, क्योंकि आपने उनको हटा दिया है। तो ये जो RM कमांड होता है इसके द्वारा हम अपने डिफरेंट वेरिएबल्स को हटा सकते हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब हम वेरिएबल्स को हटाने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, उनको भी हम हटाना चाहते हैं। जैसे एक हमारा होता है डेटा फ्रेम, हमारे पैकेजेस होते हैं इत्यादि। उनके बारे में हमारा एक कमांड होता है डिटैच। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये जो कमांड होता है ये हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो सर्च पाथ होता है वहाँ से हटा देता है। तो जो भी कुछ हमारा सर्च पैरेंथेसिस कमांड के द्वारा पाथ में जो भी हमारा R ऑब्जेक्ट्स आ रहा होता है तो यह कमांड DETACH उन सारी चीज़ों को हटा देता है। अभी ये डेटा फ्रेम क्या होता है इत्यादि क्या होता है इसके बारे में हम आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। और
ये भी जो डेटा फ्रेम होता है या इसके अलावा जो हमारे फंक्शन पैकेजेस होते हैं जो हमारे लाइब्रेरी कमांड के थ्रू अपलोड किए जाते हैं, उन सभी को हम इस डिटैच कमांड के द्वारा हटा सकते हैं। और इसको आपको याद भी होगा, हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। अब इसके अलावा अगर आपको सारे के सारे वेरिएबल, डेटा फ्रेम इत्यादि इत्यादि सबको एक साथ हटाना है, तो उसका हमारा कमांड होता है rm, और पैरेंथेसिस में आप लिख दिए लिस्ट इज इक्वल टू ls और यहाँ पे लिख दिए पैरेंथेसिस। इससे हमारा सब कुछ हमारे आर सॉफ्टवेयर से हट जाएगा, सारी फाइल्स हट जाएंगी, सारे कमांड पैकेजेस जो भी हैं सब हट जाएंगे। लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वरना सब मेरा कंप्यूटर खाली हो जाएगा। अब जैसे आपको याद होगा, हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर मैंने क्लस्टर लाइब्रेरी को अपलोड किया है इस कमांड के द्वारा, लाइब्रेरी क्लस्टर, और अगर हम लिख देंगे डिटैच पैकेज कोलन क्लस्टर पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये हमारे इस क्लस्टर पैकेज को यहाँ से हटा देगा। राइट। उसके अलावा फाइनली जब आपका आर सॉफ्टवेयर में सारा कार्य ख़त्म हो जाता है और आप उस सॉफ्टवेयर से बाहर आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा कमांड होता है क्यू का मतलब क्विट। तो जब भी हम कभी क्यू और साथ में पैरेंथेसिस को आर कंसोल में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, तो मुझसे ये पूछेगा सेव वर्क स्पेस इमेज, यस नो कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क स्पेस का मतलब होता है कि हमने अपने आर को जब स्टार्ट किया था और वहाँ से लेके अब तक, जब तक हम उसको क्विट करना चाहते हैं, उसके बीच में हमने जितना भी कार्य किया है, क्या हम उसको सेव करना चाहते हैं? और अगर हम उसको सेव कर लेंगे, तो हम जब अगली बार आर सॉफ्टवेयर को लोड करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हम उसको फिर से लोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वाला कार्य यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपकी इच्छा होती है, अगर आप इस कार्य को फिर से रिकॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रेस कर दीजिए यस। आपकी ये वर्क स्पेस में सारी वेरिएबल, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी करी है सबको सेव हो जाएगी, और नहीं तो सेव नहीं होगी। तो चलिए ये वाले भी काम आपको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्यू एंड देन पैरेंथेसिस। अब देखिए हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे, ये मुझसे पूछेगा सेव वर्क स्पेस इमेज, और अगर हम बोल देंगे यस तो ये यस करेगा, और अगर हम बोल देंगे नो तो ये नहीं करेगा, और उसके बाद ये हमारा आर सॉफ्टवेयर अपने आप से क्विट हो जाएगा। ओके, तो अब हम चलिए यहाँ पर इस लेक्चर्स को रोकते हैं, और आप ये देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में बहुत छोटे छोटे कमांड्स की बात करी है, लेकिन ये कमांड्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जब भी कभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये हमारी बहुत सहायता करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर को सीखने की बात करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है ये है कि या तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में जितनी भी हमारी थ्योरी होती है या डिटेल्स होते हैं, हम सबको एक साथ सीख लें, और फिर उसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर को सीखने की कोशिश करें। और दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि हम जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, हम उसके अंदर आ जाएं और कुछ कार्यों को करना शुरू करें, आरंभ करें। कुछ कार्य ऐसे होंगे जो हम उसी वक्त समझ जाएंगे, कर लेंगे, और कुछ कार्यों को करने के लिए हमारे कुछ कमांड ऐसे होंगे जो शायद हम समय के साथ में आगे सीखते जाएंगे। और शायद यही कारण है कि आप देखेंगे बहुत बार लेक्चर्स में मैं आपसे कहता हूं कि ये कमांड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम ये लेक्चर्स आरंभ करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कमांड्स होते हैं। हम धीमे धीमे करके आपको कुछ कमांड बताते जाते हैं और कुछ कमांड हम आगे के लिए छोड़ते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, ये कमांड्स हमको एक एक करके हम इनके बारे में बात करते जाएंगे, और करते करते जब हम अपने इस कोर्स को जब ख़त्म करेंगे, तब तक आपको सारे के सारे कमांड आ चुके होंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि कंट्रोल एल कमांड स्क्रीन को साफ़ करने के लिए मैंने आपको फॉर्मली आज बताया, लेकिन हम उसका इस्तेमाल बहुत पहले से कर रहे थे। तो हम यहाँ पे अपनी जो दूसरी अप्रोच है सॉफ्टवेयर को सीखने की, जो मुझको लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन जो भी आज हम लोगों ने कमांड सीखे हैं, उनको एक बार अपने हाथ से
यूज़ करने की कोशिश करिए, कुछ प्रैक्टिस करिए, कुछ और एग्जाम्पल्स लीजिए, वहाँ पे आप उनको एग्जीक्यूट करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे और जिसमें हम आपको कुछ और कमांड्स के बारे में बताएंगे। आप प्रैक्टिस करिए और हम आपको जब तक मिलने आते हैं तब तक के लिए गुड बाय।